नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं इतिहास के पहले अध्याय जो ईंट, मनके और अस्थिया है, उसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 6 तक प्रश्न करा चुका हूँ, जिसमें आपका कार्बन 14 विधि, उत्खनन, अभिलेख, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। और आज क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है और आज क्वेश्चन नंबर 7 से आगे पढ़ाऊंगा। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। प्रश्न आपका ये है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अगर इसको बताएं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसको सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न आपका 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो फिर उतना सब तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए देखिए आंसर क्या लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई किया गया और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आया। मतलब बात ये कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम इस सभ्यता में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किया गया और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आया, जिसके कारण इनकी यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को इतिहासकारों ने बताया कि यह एक शहरी सभ्यता है, जिसका सबसे प्रमुख कारण था कि वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुआ है ना, तो वह अवशेष विश्व में कहीं नहीं था और वहाँ की जो सड़कें थी, गलियाँ थी, आवासीय भवन था, स्नानागार था, अनागार था, वह एक शहर की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब कि बता रहा था कि ये पहले प्राचीनतम समय में यह एक शहर था। देखिए जवाब क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। अब क्यों थी? यह कहा गया ना कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी क्योंकि इस सभ्यता से एक सुनिश्चित नगर के अवशेष प्राप्त हुआ है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से एक सुनिश्चित नगर होने का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो कि प्राचीनतम विश्व में कहीं नहीं था। यहाँ से प्राप्त सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, स्नानागार, अनागार एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करता है। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुआ है, जैसे सड़कों का, गलियों का, आवासीय भवन का, स्नानागार का, अनागार का, तो ये सब को देखने से ऐसे लगता है ना कि ये पहले समय में एक आधुनिक नगर था या शहर था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सड़कों के सर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मतलब कि जितनी भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, उसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी सड़क है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इन सड़कों का निर्माण कच्ची और पक्की दोनों रूपों में किया गया था तथा इन सड़कों के सफाई का
विशेष ध्यान रखा गया था, जिसके लिए सड़क के किनारे कूड़ा रखने के लिए गड्ढा किया गया था तथा सड़क के किनारे वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए चबूतरा बनाया गया था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इन सड़कों का निर्माण कच्ची और पक्की दोनों रूपों में किया गया था। इसके साथ साथ इन सड़कों की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था, जिसके लिए जो सड़क थे मान लीजिए कि यह आपका सड़क हो गया और इन सड़कों के किनारे यहाँ पे गड्ढा किया गया था ताकि इन सड़कों के कूड़े कचरे को यहाँ एक जगह एकत्रित किया जा सके। इतना ही नहीं, इन सड़कों के किनारे चबूतरा भी बनाया गया था और जिस पर रख करके सब्जियां वगैरह बेची जाती थी, इन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था। एक मुख्य बात यहाँ पे ये है कि हड़प्पा सभ्यता की यानी कि यहाँ की मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया है। मतलब यहाँ की मुख्य सड़कें जो थी वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे इतिहासकारों ने राजपथ का नाम दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। ये सब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सब प्रश्न जो है ना काफ़ी अध्ययन के बाद इसे तैयार किया गया है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। मतलब कि आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था किया गया था, जैसे आज के टाइम में शहरों में नाला बनाया जाता है ताकि शहर के गंदा पानी कहीं खाली जगह पर भेजा जा सके और शहर दूषित ना हो, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय की भी सभ्यता में जल निकासी के लिए व्यवस्था किया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी के लिए क्या क्या किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। इस सभ्यता में गंदे जल निकासी के लिए संपूर्ण नगरों में नालियों का जाल बिछाया गया था। मतलब कि इस सभ्यता में शहर से गंदे जल को बाहर निकालने के लिए संपूर्ण नगरों में नालियों का जाल बिछाया गया था। मतलब कि बहुत सारे नाले बनाए गए थे और वो नालियाँ सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी ताकि गंदा पानी क्या हो सके, नगर से या शहर से बाहर निकल सके। यहाँ तक क्या देखे थे हम लोग कि यहाँ तक देखे थे हम लोग कि नालियों का जाल बिछाया गया था। घर का गंदा पानी बहकर गली के नालियों में चला जाता था, फिर छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में मिलती थी और इस तरह पूरे नगर का गंदा पानी एक विशाल नाला होते हुए शहर से बाहर चला जाता था। मतलब कि बात ये कहा जा रहा है कि इस सभ्यता में गंदे जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था किया गया था और घर का गंदा पानी जो है ना वो बहकर गली के नाली में पहुंचता था और फिर छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में मिलती थी और इस तरह पूरे नगर का गंदा पानी एक विशाल नाला होते हुए शहर से बाहर चला जाता था। उसके बाद इन नालियों को बड़े बड़े, अब देखिए ये तो हो गया जल निकासी कैसे होता था। उसके लिए जल निकासी के लिए जो नाला बनाया गया था ना, तो इन नालियों को बड़े बड़े ईंटों और पत्थरों के शिलाओं से ढक दिया जाता था। मतलब कि जो नाली बनाया गया था जल निकासी के लिए उसको बड़े बड़े पत्थर और ईंटों के शिलाओं से उसे ढक दिया जाता था ताकि उसमें बाहरी कुछ पदार्थ ना गिर जाए जिससे नाली जाम हो जाए, तथा समय समय पर इसकी सफाई भी की जाती थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। तो आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल
स्नानागार का वर्णन करें। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। तो स्नानागार क्या है, इस बात को पहले समझिए। जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं स्विमिंग पूल जो होता है ना, उसी को स्नानागार कहा गया है, वही स्नानागार है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का वर्णन करें, तो यहाँ लिखा हुआ आंसर में कि हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार एक आयताकार जलाशय था। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार बनाया गया था वह एक आयताकार जलाशय था, जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। मतलब कि ये 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.5 मीटर गहरा था। इस जलाशय में प्रवेश करने के लिए ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। मतलब कि उस जलाशय में जो स्नानागार है उसमें प्रवेश करने के लिए, स्नान करने के लिए, प्रवेश करने के लिए ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी और गंदे जल निकासी के लिए एक बड़ा नाला बनाया गया था। मतलब कि उस स्नानागार की जो पानी को, फिर मान लीजिए कि उसमें लंबे समय तक पानी रुके तो पानी दूषित हो जाएगा ना, तो उस गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सा नाला बनाया गया था तथा स्नान करने के बाद स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए जलाशय के किनारे छोटे छोटे भवन बनाया गया था। इतिहासकारों का मानना है जो भवन बनाया गया था और जल निकासी के लिए जो नाला बनाई गई थी, उसके बाद इस बात को देखते हुए इतिहासकारों का मानना था कि यह एक सार्वजनिक स्नानागार था जिसका उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो स्नानागार है ना, तो उसको एक सार्वजनिक स्नानागार कहा गया है, क्योंकि वहाँ की बनावट को देख करके, वहाँ जो स्नानागार के ऊपरी भाग में जो छोटे छोटे भवन बनाए गए थे कपड़ा बदलने के लिए, इस चीज़ को देख करके बताया गया था, इतिहासकारों ने बताया कि यह एक सार्वजनिक स्नानागार था जिसका उपयोग जो है ना धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। मतलब कि किसी धार्मिक शुभ अवसरों पर इस स्नानागार में स्नान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। जो इतना बड़ा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है, तो आखिर क्या कारण था, आखिर ऐसा कौन सी घटना हुई जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, आखिर क्या कारण था कि इस सभ्यता का पतन हो गया, तो इस बात से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का जो एक मत नहीं है, मतलब कोई भी इतिहासकारों का एक समान विचार नहीं है कि आखिरकार इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, बल्कि अलग अलग है। मतलब इतिहासकार जो है ना, सब अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि हो सकता है कि आग लगने के कारण, हो सकता है कि बाढ़ के कारण, हो सकता है कि महामारी के कारण, अलग अलग बात बताए हैं जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर भी कुछ प्रमाण मिला है जिसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और ये कारण क्या है, निम्न है आपका, निम्न कारणों से हुआ होगा। जिसमें सबसे पहला कारण है बाढ़। मतलब इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर किसी न किसी नदियों के किनारे स्थित था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो प्रमुख नगर था, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, ये सब किसी न किसी नदियों के किनारे स्थित था और इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती जाती रहती थी, जिसके कारण जलधारा बदल जाने के कारण
इतिहासकारों का मानना है कि नदी की जल धारा बदल जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर है ना, वह किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि जो नदी किनारे स्थित है प्रत्येक नगर, तो उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती जाती रहती थी। इतिहासकारों का यह मानना है कि नदी की जलधारा बदल गई होगी और जिसके कारण इस पूरा सभ्यता जलमग्न हो गया होगा और इसका पतन हो गया। इसके बाद आपका दूसरा कारण है महामारी। मतलब कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकाल के प्रशिक्षण से यह पता चला है कि यहाँ एकाएक महामारी, और महामारी में क्या आपका हैजा, मलेरिया जैसे कुछ महामारी का फैलाव हो गया और सभी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। मतलब कि बात ये कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से जब अवशेष प्राप्त हुआ है ना, नरकंकाल प्राप्त हुआ है, तो उससे प्रशिक्षण करके यह जानकारी प्राप्त किया गया है कि यहाँ पे एकाएक महामारी फैल गई, जिसके कारण सभी लोगों की मृत्यु हो गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा आपका कारण है बाहरी आक्रमण। पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त साक्ष्य के आधार यहाँ पर छूट गया है। आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता पर बाहरी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। मतलब कि पुरातात्विक स्रोतों से जो प्राप्त साक्ष्य है उसके आधार पर इतिहासकारों ने जानकारी एकत्रित किया कि इस सभ्यता पर कोई बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। चौथा और लास्ट कारण है जलवायु परिवर्तन। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, एकाएक स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र था ना, उस क्षेत्रों में कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो बाढ़ सुखाड़ का स्थिति उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हो सकता है कि वो क्षेत्र जलमग्न हो गया होगा, या हो सकता है कि उस क्षेत्र में सुखाड़ के कारण जीवन संभव नहीं हुआ होगा और इस प्रकार इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये कुछ कारण है जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये जो लास्ट का आपका प्रश्न है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, ये आपका दो तरह से पूछा जाता है। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये बात पूरा लिख दीजिएगा कि जो यहाँ पे लिखा गया है पूरा लिख दीजिएगा, और यहाँ पे सभ्यता के पतन निम्न कारणों से हुआ, और यहाँ पे सीधा एकदम नंबर दे के लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर किसी न किसी नदियों के किनारे स्थित था और वह नदी की जलधारा बदलने के कारण वह क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप महामारी और बाहरी आक्रमण और जलवायु के बारे में भी लिख सकते हैं, सीधा टॉपिक बना के लिख सकते हैं। तो इससे आपका 2 नंबर का हो जाएगा, जो थोड़ा शॉर्ट होगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।